हेलो दोस्तों, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अम्बिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट से न्यू अपडेट से रिलेटेड टॉपिक पर बात करेंगे। सारा कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अभी न्यू अपडेट हाल ही में जो अपडेट निकल कर आई हैं उससे रिलेटेड वीडियो बन चुकी है, तो वीडियो को एक बार ज़रूर जाके देख लें। और वीडियो की को लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी शो कर दूंगा। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं और अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, आखिर आईटी सेक्टर इतनी बड़ी परेशानी में क्यों है। सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है कि आईटी सेक्टर वर्तमान समय में मार्केट में इतनी बड़ी परेशानी क्यों है। तो आज हम आईटी सेक्टर की वर्तमान स्थिति को समझेंगे, जानेंगे कि आखिर लगातार गिरावट के पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि समस्या केवल भारतीय आईटी कंपनियों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में आईटी सर्विस बिजनेस मॉडल दबाव में दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनियां मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और काउंटिंग, डिजिटल सर्विस और टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन पर काम करती हैं, और इसीलिए ये चुनौती का बेसिकली सामना कर रही हैं। अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक है बेसिकली एसेंटर में गिरावट क्यों है। अगर कोई निवेशक क्या सोचता है कि केवल भारतीय आईटी कंपनियां कमज़ोर हुई हैं, तो उसे वैश्विक कंपनी की स्थिति भी देखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एसेंचर जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी में से एक मानी जाती है, कंपनी के शेयरों में से सबसे पहले बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, और हाल ही में समय में इसमें और तेज़ी और कमज़ोरी बेसिकली देखने को मिली है। इसका मतलब साफ है कि समस्या किसी एक कंपनी की नहीं बल्कि पूरे सेक्टर की है। जब सेक्टर का वैश्विक लीडर दबाव में होता है तो पूरे उद्योग के लिए यह चिंता का विषय बेसिकली बन जाता है। आई बात समझ में। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला है भारतीय आईटी सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट क्यों है। अब भारतीय बाजार की बात करते हैं तो गिफ्ट आईटी इंडेक्स में शामिल अधिकांश कंपनियों में हाल ही में दिनों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बड़ी कंपनियों में शेयर में से 3%, 6% तक कमजोरी देखने को दर्ज की गई है। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, एचसीएल, टेच महिंद्रा जैसी कंपनियां भी दबाव में दिखाई दे रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गिरावट किसी एक दिन की घटना नहीं है, यह लगातार बन रहे दबाव का परिणाम है। यही कारण है निवेशकों के मन से यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब आईटी सेक्टर वापसी कर सकता है। टॉपिक नंबर 4 है, सेबी के बायकट के फैसले से क्या आईटी सेक्टर में जान आएगी। हाल ही में एक महत्वपूर्ण नियामकी फैसला सामने आया है कि मार्केट बायकॉट फिर से अनुमति मिलने की चर्चा में निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। यह सवाल है कि मुझे सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो सकता है। उत्तर, कैश रिच कंपोनेंट्स, यानी कि वे कंपनियां जिनके पास बड़ी मात्रा में नकदी उपलब्ध है। और अगर भारतीय बाजार में किसी सेक्टर के पास सबसे ज़्यादा नकदी है तो वह आईटी सेक्टर है। यही कारण है कि निवेशकों का मानना है कि आने वाले समय में आईटी कंपनियां बाय बैक की घोषणा कर सकती हैं। टॉपिक नंबर 5 है कि आईटी कंपनीज बाय बैक बार बार क्यों करती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु समझना जरूरी है कि दूसरे सेक्टर्स के कई कंपनियां पूरे जीवन काल में शायद एक दो बार बाय बैक करती हैं, लेकिन आईटी कंपनियों का इतिहास देखें तो कई कंपनियां बार बार बाय बैक करती हुई दिखाई देती हैं। इन कंपनियों के पास लगातार कैश फ्लो आता रहता है और बैलेंस शीट मजबूत रहती है, इसलिए उनके पास बायबैक करना बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ असली बात कुछ और ही होती है। बात करते हैं टॉपिक नंबर 6, बायबैक से आईटी सेक्टर का रिवेल हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि केवल बायबैक के दम पर आईटी सेक्टर में दोबारा तेजी पकड़ सकती है। उत्तर है नहीं, क्योंकि बायबैक समस्या से जुड़ी नहीं है। अगर बायबैक ही समाधान होता तो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी गिरावट का सामना नहीं कर रही होती। इसलिए निवेशकों को सतही कारणों के बजाय मूल कारण पर ध्यान देना चाहिए। आईटी सेक्टर की असली समस्या क्या है। अब हम मुख्य कारण पर आते हैं कि जो समस्या पूरे सेक्टर को प्रभावित कर रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई। एआई केवल एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि आईटी बिजनेस मॉडल को बदलने की क्षमता रखता है। आज दुनिया भर में एआई आधारित कंपनियां तेजी से विकसित हो रही हैं, ऐसे समाधान दे रही हैं जो पारंपरिक आईटी कंपनियां देती थी, और यही सबसे बड़ी चुनौती है।
टॉपिक नंबर 8 की बात करते हैं कि एआई से ट्रांजिशनल आईटी बिजनेस कैसे प्रभावित हो रहा है। इसे एक आसान भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए कंपनी को एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है, तो सबसे पहले आईटी सर्विस कंपनी के पास जाती थी। कंपनी अपनी टीम लगाती थी, समय देती थी और प्रोजेक्ट पूरा करने के बदले शुल्क लेती थी। मान लीजिए काम पूरा करने में 7 दिन लगते थे और लागत 1 लाख रुपए आती थी। अब एआई आधारित प्लेटफॉर्म और टूल उसी काम को बहुत कम समय में पूरा कर देते हैं। मानव समय कम लग रहा है, मानव संसाधन कम लग रहे हैं, लागत भी कम लग रही है, यानी कि ग्राहक को सस्ता और तेज समाधान मिल रहा है। यही बदलाव पारंपरिक आईटी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर बड़ा दबाव बना रहा है। बात करते हैं टॉपिक नंबर 9 की, तो एआई कंपनीज को बढ़त क्यों मिल रही है। एआई आधारित कंपनियां सबसे बड़ा फ़ायदा प्रोडक्टिविटी है। यहाँ सबसे पहले कार्य के लिए कई लोगों की टीम लगती थी, वहीं अब एआई टूल उसी कार्य को बहुत कम समय में पूरा कर सकते हैं। मशीन आधारित सिस्टम 24 घंटे काम कर सकते हैं, उन्हें छुट्टी नहीं चाहिए, उन्हें कार्य क्षमता लगातार बनी रहती है। यही कारण है कि दुनिया भर में एआई आधारित समाधान लाने की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर में नौकरी और रेवेन्यू पर असर। जब ग्राहक एआई आधारित सामान अपनाता है तो ट्रेडिशनल आईटी सर्विस की मांग कम हो जाती है। इनका असर धीरे धीरे रेवेन्यू ग्रोथ पर पड़ता है। रेवेन्यू ग्रोथ धीमी होती है, प्रोबेबिलिटी प्रभावित होती है, नई हायरिंग कम होती है, नई कंपनियां कॉस्ट कटिंग शुरू कर देती हैं और यही कारण है कि दुनिया भर में आईटी सेक्टर में जॉब कट करने की खबर लगातार सामने आ रही है। एक मिनट ना। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, समाधान क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि एआई समस्या है तो समाधान क्या है। समाधान केवल एक है, आईटी कंपनियों को एआई में गंभीर निवेश करना होगा, रिसर्च डेवलपमेंट बढ़ाना होगा, नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, एआई आधारित प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म को तैयार करने होंगे। यानी कि केवल सर्विस प्रोवाइडर बनने से काम नहीं होगा, इन्वोलेंस लेटर भी बनाना होगा। HCL टेच का उदाहरण क्या है। हाल ही में समय में कुछ भारतीय कंपनियों ने इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए HCL टेच ने एआई इकोसिस्टम में निवेश करने की कोशिश की है। ऐसे जोखिम भरे होते हैं, कई बार निवेश सफल हो जाता है, कई बार पूरी राशि डूब जाती है। लेकिन इन्वेंशन की दुनिया में जोखिम उठाए बिना बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। लॉन्ग टर्म कमबैक की असली शर्त क्या है। अगर टीआई सेक्टर वास्तव में वापसी करनी हो तो केवल बायबैक, डिविडेंड या कारपोरेट एक्शन भी कम नहीं चलेगा। सेक्टर को एआई रेवोल्यूशन में अपना मजबूत उपस्थिति बनवानी होगी, नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी, भविष्य के लिए बिजनेस मॉडल तैयार करने होंगे, तभी लंबी अवधि की मौजूद और टिकाऊ तेजी देखने को मिल सकती है। निवेश के लिए सबसे बड़ा सबक। बहुत से निवेशक बोनस, बायबैक, स्प्लिट और डिविडेंड जैसी खबरों को देखकर निवेश निर्णय लेते हैं, लेकिन सफल निवेशक ऐसा नहीं करते। वे सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं। किसी भी शेयर की लंबी अवधि की दिशा उसके बिजनेस की गुणवत्ता को बेसिकली तय करती है। यदि बिजनेस मजबूत है तो शेयर के लंबे समय तक बढ़ सकता है, यदि बिजनेस मॉडल दबाव में है तो कॉरपोरेट एक्शन स्थायी समाधान नहीं दे सकता। इसका फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि सीबी के बायबैक फैसले से आईटी सेक्टर को शॉर्ट टर्म में सकारात्मक समर्थन मिल सकता है। कुछ कंपनियां बायबैक की घोषणा कर सकती हैं, लेकिन सेक्टर को मूल समस्या प्राप्त नहीं हो सकती। असली चुनौती एआई आधारित प्रतिस्पर्धा है और असली समाधान इवोल्यूशन, रिसर्च डेवलपमेंट तथा एआई के बड़े निवेश हैं। भारतीय कंपनियों में इस दिशा में निर्णायक कदम नहीं उठाती तथा लॉन्ग टर्म में मौजूद और टिकाऊ कमबैक की उम्मीद करती हैं। निवेशकों को बायबैक, डिविडेंड के खबरों में ज़्यादा कंपनियां और बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ और फ्रीगत ग्रोथ पर बेसिकली ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।